हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अररिया क्लासेस। फिर से हम एक बार एनसीईआरटी जो सीरीज चल रही है उसमें चैप्टर जो है 9 का डिस्कशन कर रहे हैं। अब 9 के डिस्कशन करते पर पहला टॉपिक है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि काली मिर्च को काले सोना बोलते थे रोमन साम्राज्य वाले। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग बढ़ गई थी कि उसे काले सोने बोला जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। यानी कि ये जो पैराग्राफ है वो इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से रीड करता हूँ, आप ध्यान से सुनना। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। परंतु भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोमन के साथ भारत का अच्छा व्यापार चल रहा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब भारत और रोमन साम्राज्य के बीच तो व्यापार था और व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसून हवाओं का फायदा उठाकर अपनी यात्रा पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। क्योंकि भारत और रोमन साम्राज्य का उस समय व्यापार था। अब व्यापारी करते थे। व्यापारी के रूप में उस समय कौन थे? तो नाविक थे। तो नाविकों को उस समय हवाओं का ज्ञान था। अब वे भारत उपमहाद्वीप तक पहुंचने के लिए दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसके साथ चलना पसंद करते थे। अब नेक्स्ट है इसमें समुद्र तटों से लगे राज्य। अब इसमें क्या लिखा है एक बार ये देख लेते हैं। वैसे तो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग जो है वही तटीय प्रदेश है और वही समुद्र से लगा राज्य है। और जो ये तटीय प्रदेश है तो जितना भी व्यापार होता था वो समुद्र के रास्ते उस समय तक होता था। तो जितने भी ये तटीय प्रदेश थे तो उसमें जो सरदार और राजा थे वो धीरे धीरे उनकी संपत्ति और शक्ति अधिक हो गई थी उनके पास। असंगम कविताओं में इन्हें क्या कहा जाता है? मूवेंदार इनको कहा जाता है। मूवेंदार यह एक क्या है? तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता है। वो है चोल, चेर और पांड्य। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। मूवेंदार जो हैं, एक तो ये तमिल शब्द है, दूसरा है कि इसका अर्थ होता है तीन मुखिया। और तीन मुखिया में कौन कौन होते हैं? चोल, चेर, पांड्य। और इसमें एक अलग से ऑप्शन दे देगा कि पाल जो कि गलत होगा। क्वेश्चन यहाँ से सिंपल सा ये बना देगा, मूवेंदार में कौन कौन से शामिल हैं? कौन सा हाइफन से शामिल हैं? तो बस ध्यान देना रहेगा आपको कि इसमें चोल हैं, चेर हैं और पांड्य हैं, न राष्ट्रकूट हैं न पाल हैं इसमें।
अब चलते हैं आगे। तो इसमें ध्यान रखना है बस आपको इतना, फिर हम आगे पढ़ते हैं। अभी इसमें देखते हैं कि ये तीनों तटीय प्रदेश थे, चोल, जहाँ के शासक चोल, चेर और पांड्य थे। तो चोलों का पतन क्या था? पुहार या कावेरीपट्टनम। अब पांड्य की राजधानी क्या थी? मदुरई। उस समय सातवाहन को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। सातवाहन को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था, सातवाहन। इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इस बात की जानकारी हमें नासिक अभिलेख से मिलती है। नासिक अभिलेख से और क्या जानकारी मिलती है कि सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। यहाँ पे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं रेशम मार्ग की कहानी। रेशम मार्ग की कहानी। रेशम मार्ग, इसे समझते हैं। मार्ग मतलब रास्ता, रूट, जिससे लोग होकर जाते थे। तो उस समय रेशम होता था चीन में। चीन से रेशम लेकर व्यापारी जिस रूट से जाते थे उसे रेशम मार्ग बोला जाता है, या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध है। अब यहाँ देखते हैं, इससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। इससे संबंधित फैक्ट्स है इसमें। ये जो पैराग्राफ है वो इम्पोर्टेंट है। अब इसे एक बार रीड करता हूँ। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनकी दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे और ये दोनों राजधानी थी इनकी। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक सभा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर जहाँ से जहाज़ द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका प्रयोग करते थे। तो इसमें पूछ देगा कि सिल्क रूट पे नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण। कुषाण के समय दो शक्तिशाली केंद्र कौन से थे? पेशावर और मथुरा, जो दोनों इनकी राजधानी थी। सिल्क रूट के माध्यम से ही उस समय व्यापार होता था मध्य एशिया, फिर मध्य एशिया से रोमन साम्राज्य तक, मतलब यूरोप तक ही व्यापार होता था। और ये कुषाण ही थे जो इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें लिखा है बौद्ध धर्म का प्रचार। कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क। कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगति भी हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था, महायान और हीनयान। और उसके बाद से ये सेंटेंस याद रखते हैं, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बुद्ध चरित कौन से भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ से हम ध्यान रखेंगे कि बुद्ध चरित को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और बुद्ध चरित लिखने वाले कौन हैं? तो ये हैं अश्वघोष। अश्वघोष किसके दरबार में रहते हैं? तो वो कनिष्क के दरबार में रहते हैं। और इसी समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। अभी हमने जस्ट चर्चा किया है कि कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म
दो शाखाओं में बट गया था। एक शाखा है महायान और दूसरी शाखा है हीनयान। महायान का मतलब होता है कि बौद्ध को मूर्ति का रूप देकर उनकी पूजा करना। अब फिर हम आगे पढ़ते हैं। इसमें एक है इसमें टर्म बोधिसत्व। दूसरा परिवर्तन क्या हो गया था? दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया था। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। तो धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। तो इसमें जो ये पैराग्राफ है वो याद रखना है। बोधिसत्व के बारे में अगर पूछता है तो बोधिसत्व क्या है? ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन इसके बजाय लोगों ने क्या किया? शिक्षा देना और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। तो धीरे धीरे बोधिसत्व का प्रचार होने लगा और ये फैलते फैलते मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गया। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है वो ये है। फिर हम ये दोनों फिगर को एक बार देखते हैं। ये फिगर जो है गंधार शैली में है और ये फिगर जो है मथुरा शैली में है। अब ये जो दोनों शैलियों के हैं, इसकी विशेषता जो इसके ऊपर लिखी गई है उसे हम लोग रीड कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं, रीड करते हैं और समझते हैं। इसमें बहुत कुछ नहीं लिखा है, बस यही लिखा है कि ये मथुरा शैली में है और ये गंधार शैली में है। जो ये मूर्ति है गंधार शैली वाली वो कहाँ से मिली है? तक्षशिला से मिली है। अब इसमें एक बात आ जाता है, थेरवाद। थेरवाद जो है बौद्ध धर्म का ही एक शाखा है। तो बौद्ध धर्म के सबसे पहले दो शाखा हुए, एक महायान और एक होता है हीनयान। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो थेरवाद है वो किसकी शाखा है? तो थेरवाद जो है हीनयान की शाखा है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा का मतलब क्या है कि व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर तक जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। व्यापारियों के साथ तीर्थयात्री भी निकल पड़ते थे। अभी देखिए तीर्थयात्री के यहाँ पे डिफिनीशन लिखा गया है। तीर्थयात्री पुरुष भी हो सकता था और स्त्री भी हो सकते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे। नेक्स्ट, इस तरह भारत में कुछ महत्वपूर्ण तीर्थयात्रियाँ हैं जिसमें एक है फासियन। एनसीईआरटी बुक में फाहियान को फासियन लिखा है और इसमें लिखा है श्वेनसांग, हेनसांग को श्वेनसांग लिखा है और इत्सिंग लिखा है। तो इनका क्रम कभी कभी पूछ देता है कि भारत में सबसे पहले कौन चीनी यात्री आया था? तो फाहियान या फासियन और उसके 2 साल बाद श्वेनसांग और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया था। और इन तीर्थयात्रियों ने अपने यात्रा का वर्णन में लिखा, अपने यात्रा के वर्णन में लिखते हैं और यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट, इसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हेनसांग था जिसे एनसीईआरटी में श्वेनसांग लिखा है
वो किस मार्ग से वापस लौटा था? तो वो भूमार्ग से वापस लौटा था, क्योंकि उस समय जो ज़्यादा लोग आते थे या जो व्यापार होता था वो सारा ही सी रूट से ही होता था। अब हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। तो जो श्वेनसांग यानी कि हेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार से लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों को वो पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ का नियम काफ़ी सख्त है, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। अनुमति के लिए इतनी कठिन परीक्षा, वो भी कौन ले रहा है? द्वारपाल। नेक्स्ट है भक्ति की शुरुआत। अब सबसे पहले हम ये जान जाएं कि भक्ति होती क्या है। तो भक्ति के बारे में जानने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पेज में भक्ति को डिफाइन किया गया है। तो भक्ति जो है भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत और भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुखों को भक्तों के साथ बांटता है, यानी कि भक्त या भगवान अपने देवी देवताओं में भग का हिस्सेदार होते हैं। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस फिगर को देखते हैं। यह फिगर भगवान विष्णु के वराह अवतार का है, और ये कहाँ से मिला है इसके बारे में याद रखते हैं। वराह के रूप में विष्णु एरन मध्य प्रदेश से मिला है, यानी कि विष्णु के वराह रूप की मूर्ति कहाँ से मिली है? मध्य प्रदेश के एरन से मिला है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक हिंदू। वैसे भी इस हिंदू के बारे में, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से ही निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों के द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट, इसके साथ ये भी चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल अररिया क्लासेस।